गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। आप यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 कंपैरेटिवली बड़ा यूनिट है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन 10 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट है क्या, इसमें पढ़ना क्या क्या है बेटा। तो पहले यूनिट में आपने नेचर पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कितने टाइप का है, वैलिडिटी, ऑफर, एक्सेप्टेंस। दूसरे में कंसिडरेशन। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए अदर एसेंशियल एलिमेंट क्या है। जैसे आपने कहा कि एज पर सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट के लिए आपने ऑफर एक्सेप्टेंस चैप्टर पढ़ा। उसके बाद आपने कहा कि दूसरा एसेंशियल है कि पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए। तो अभी तक आपने एग्रीमेंट और कंसिडरेशन पढ़ा है। अब बात कैपेसिटी की हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन हो और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड हो। तो ये जितने अदर एसेंशियल्स बचते हैं कंसिडरेशन एग्रीमेंट को छोड़ के, वो सारे के सारे आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कॉम्पिटेंसी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी तो कैपेसिटी रेफर टू कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो भैया कौन है कॉम्पिटेंट? तो सेक्शन 11 बोलते हैं बेटा, सेक्शन 11 कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, हर वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है जो हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो भी मतलब जिसकी भी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, जिसकी भी उम्र 18 साल या अधिक है वो कॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। हर वो व्यक्ति जो साउंड माइंड का है, उसकी कैपेसिटी है, वो कॉम्पिटेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और हर वो व्यक्ति जो नॉट डिस्क्वालिफाइड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो मेजर है, जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का है, जो साउंड माइंड का है और जो लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है। तो भैया कौन लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं? डिस्क्वालिफाइड कौन है? डिस्क्वालिफाइड the person who are disqualified from contracting partially or wholly so that the contract by such person, जो व्यक्ति partially या wholly disqualified है, अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। डिस्क्वालिफिकेशन को हमने बांटा है बेटा अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे। पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे, कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे और लीगल स्टेटस के आधार पे। हमने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे, कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे और लीगल स्टेटस के आधार पे।
पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे आपने फॉरेन सोवरेनियर को, एम्बेसडर्स को, एलियन एनिमी को डिस्क्वालीफाई कर कि भैया फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, आप फॉरेन सोवरेनियर हैं, आपके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपने अगर कुछ गलत किया तो आपके अगेंस्ट मुकदमा इंडियन कोर्ट में चलाया ही नहीं जा सकता है। तो हाँ, जो फॉरेन सोवरेनियर, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉलिटिकल स्टेटस में नाम आता है बेटा एलियन एनिमी का। एलियन मतलब क्या? जादू क्या? एलियन मतलब जादू जो दूसरे ग्रह से आए हैं? बोला नहीं भाई, एलियन मतलब पर्सन ऑफ फॉरेन नेशन, विदेशी को बोलते हैं बेटे एलियन। और विदेशी शत्रु एनिमी कब होंगे? जब उस देश के साथ हमारा या तो वॉर डिक्लेयर हो चुका है या चल रहा है। अगर हमारा किसी के साथ वॉर चल रहा है या वॉर डिक्लेयर हो गया है तो वहां के निवासी, वहां के लोग, वहां के सिटीजन्स, वहां के पीपल हमारे लिए क्या है? एनिमी। तो एलियन एनिमी मतलब विदेशी शत्रु। तो अगर कोई एलियन एनिमी है, अगर फॉरेन सोवरेनियर है, डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है, तो पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे उनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई करके रखा है, भैया ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा नाम आता है बेटा कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे। तो कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे कंपनियों को बोला गया कि भाई सुनो कंपनी, तुम्हारे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बोला गया है पर्पस, सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके और मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड के कोई भी काम नहीं कर सकते। करेंगे तो हम उसे अल्ट्रा वायरीज एक्ट बोलेंगे, बियॉन्ड द पावर, और हम उसे क्या कर देंगे? वॉइड कर देंगे। और तीसरा है बेटा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के आधार पे जो व्यक्ति दिवालिया हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट, और जो कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, जिनका अपराध साबित हो गया है, उनको भी हम करते हैं डिस्क्वालीफाई। तो कौन कौन से लोग डिस्क्वालीफाई हैं, एक बार नाम देखिए। पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे, कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे और लीगल स्टेटस के आधार पे आपने किन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके रखा है? पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस और लीगल स्टेटस के आधार पे किन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है?
याद हो गया बेटा आपको? पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पे फॉरेन सोवरेनियर, एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे कंपनी, और लीगल स्टेटस के आधार पे इंसॉल्वेंट कन्विक्ट। साउंड माइंड मतलब पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब दिमाग में कुछ आवाज आती है क्या, साउंड माइंड। सेक्शन 12 क्या बोलता है बेटा साउंड माइंड का मतलब? एनी पर्सन who is capable to understand the terms and conditions given in the contract can make a rational judgment of himself। ऐसा व्यक्ति जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन जब बताओ वो उनको समझ पाए और उसका एक रेशनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, उसको समझ में आ रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट उनके उसके लिए बेनिफिशियल है नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति who is capable to understand the terms and conditions given in the contract and can make a rational judgment of himself, उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड। और जो ऐसा नहीं कर सकता है उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो मान लो तो व्यक्ति जो यूजुअली हमेशा साउंड रहता है, ओकेजनली कभी कभी वो अनसाउंड हो जाता है, तो जिस समय वो अनसाउंड होगा उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इन द सेम वे एक व्यक्ति जो यूजुअली साउंड होता है मोस्ट टाइम, वो जिस समय साउंड होगा उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति यूजुअली साउंड है कि अनसाउंड है, लॉ को बेटा इससे कोई लेना देना नहीं। मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बंद उस समय साउंड हो या नहीं हो, लॉ को इससे लेना देना है। मान लो हमेशा साउंड रहता है, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उस समय मैंने शराब पी हुई थी, उस समय मैंने गांजा पिया हुआ था, तो उस समय आई वाज टेम्पररी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो आपने कहा साउंड माइंड का मतलब होता है पर्सन who is capable to understand the terms and conditions given in the contract and can make a rational judgment of himself। A person who is capable to understand the terms and conditions given in the contract and can make a rational judgment of himself, उसको आपने कहा साउंड माइंड का। A person who is usually of sound mind, usually sound होता है बट ओकेजनली कभी कभी ओकेजनली वो अनसाउंड हो जाता है। कभी कभार हम पूरा साउंड रहते कभी कभार पी लेते हैं, तो जिस समय पिए है उस समय अनसाउंड, जिस समय गांजा पी लिए, भांग खा लिए उस समय अनसाउंड, शराब पी लिए अनसाउंड। तो ये डेली मेरा यही काम है कि ओकेजनली। अब आप वो हनी सिंह का गाना 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का वाले हैं, तब तो भैया ओकेजनली अनसाउंड है। अगर आप वो नहीं है तो यूजुअली आप साउंड है, कभी कभार ओकेजनली अनसाउंड होते हैं। तो अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make a contract when he is of unsound mind। आप यूजुअली साउंड होते हो, कभी कभार ओकेजनली अनसाउंड हो जाते हो, तो जिस समय अनसाउंड होते हो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, a person who is usually of unsound mind, कोई व्यक्ति जो यूजुअली अनसाउंड होता है, मतलब हमेशा पी के मस्त है बाबा जी, तो यूजुअली साउंड है। ये कभी कभार ओकेजनली साउंड होते हैं, तो जिस समय ये साउंड होंगे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है बेटा, बड़ी अच्छी बात बोली है कि इट इज इररिलेवेंट दैट वेदर यू आर यूजुअली ऑफ साउंड माइंड और
sound mind. At the time of making a contract, you must be of sound mind. आप usually sound हो unsound हो, law को इससे लेना देना नहीं. At the time of making a contract, you must be of sound mind. आप usually sound mind के हैं कि unsound mind के हैं, law को भैया इससे कोई लेना देना नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे आप, उस समय आपका साउंड होना जरूरी है. और तीसरा आता है बेटा मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी. एवरी पर्सन इज कैपेबल, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. जो भी मेजर है, जो भी 18 साल या अधिक उम्र का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जो भी साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. और जो किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो आपने देख लिया कि लॉ में 3 लोग डिस्क्वालीफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस. फिर आपने देखा साउंड अनसाउंड क्या होता है, और आपने कहा कि इट इज टोटली इररिलेवेंट that whether you are of sound mind or of unsound mind, at the time of making of contract you must be of sound mind. ये irrelevant है कि आप usually sound हो unsound हो, लोग को इससे लेना देना नहीं. जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, उस समय आपका साउंड होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए. और तीसरा कॉम्पिटेंसी में तीसरा पॉइंट है मेजर होना चाहिए. आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होना चाहिए. तो व्हाट इज एज ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया? एवरी पर्सन हु हैज अटेंड 18 ईयर्स, जिसके भी 18 साल पूरे हो गए भैया, 18 साल पूरे हो गए हैं, तो आप इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में मेजर हो. जिसके भी 18 साल पूरे हो गए हैं वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत मेजर है. एक क्वेश्चन है जो 6 to 7 मार्क्स के लिए यहां से पूछा जाता है, वीवीआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द लॉ रिलेटिंग टू माइनस एग्रीमेंट? माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड लॉ बताइए या पोजीशन बताइए माइनस एग्रीमेंट का. पोजीशन बताइए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनस एग्रीमेंट? पोजीशन बताइए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनस एग्रीमेंट? पहला पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. बात सही है. आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करो या माइनर आपके साथ एग्रीमेंट करे, एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो. जिस दिन बना है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, उसी दिन से वॉइड है. क्यों? क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट है, उसके साथ एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता. कर रहे हैं तो बेकार का है. A minor is not competent to contract and any agreement with or by the minor is void from very beginning. Void ab initio, शुरुआत से, जब से बना, void from very beginning. केस लॉ हुआ यहाँ बेटा, बड़ा फेमस केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस हुआ. धर्मदास घोष नाम का एक माइनर था, वो लोन लेने पहुंचा है मनी लेंडर के पास, मोहरी बीबी के पास. उन्होंने कहा लोन चाहिए 20,000 का. तो भाई मोहरी बीबी ने कहा ऐसे लोन क्यों देंगे, आप कुछ मॉर्गेज रखो. उसने घर के कागजात गिरवी रख दिए और मोहरी बीबी ने 8,000 रुपए दे दिया. बाद मोहरी बीबी को पता चलो भाई धर्मदास घोष तो माइनर है, तो ये मॉर्गेज डेट कैंसिल हो जाएगा और मोहरी बीबी ने जो 8,000 रुपए दे दिए वो धर्मदास घोष वापस भी नहीं करेगा. दोनों नुकसान, मॉर्गेज डेट भी कैंसिल हो गया और जो
आपने माइनर को पैसा दिया एग्रीमेंट के तहत, वो भी अब आप रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, तो आपको कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है ही नहीं उनके अगेंस्ट। तो इस तरीके से केस हुआ मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का। तो बाद में जब पता चला कि धर्मदास घोष तो माइनर है, तो उन्होंने केस किया अपने पैसे की रिकवरी के लिए। कोर्ट ने कहा किस बात की रिकवरी, तुमको पता नहीं धर्मदास घोष माइनर है, तुमको नहीं पता कि एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू विथ और बाय अ माइनर इज वाइड शो मॉर्गेज डेट, चलो कैंसिल करो, तुमने जो पैसे दिए डूब गए, नहीं मिलेंगे। दूसरा पोजीशन, नो रेक्टिफिकेशन ऑन इट आफ्टर रिटेनिंग मेजॉरिटी। हम माइनर है बेटा, जिस समय हम माइनर थे मैंने कोई एग्रीमेंट किया, फिर हम बाद मेजर, मान लो हम 16 साल के थे तो मैंने एग्रीमेंट बनाया, तो आजीवन 16 साल के तो नहीं होंगे, अगले साल 17 फिर 18, जब हम मेजर हुए तो हम चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया जाए, अडॉप्ट किया जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस समय वो एग्रीमेंट था वो वॉइड बना था, तो वॉइड एग्रीमेंट को वैलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए नो रेक्टिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अ माइनर cannot rectify मतलब adopt या approve the agreement on attaining majority as the original agreement is void। original agreement माइनर का कैसा रहा होगा बेटा, void ab initio, तो आप एक void ab initio एग्रीमेंट को वैलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेजर होने के बाद। एंड a void agreement can never be ratified, void agreement कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। तीसरा, माइनर कैन ऑलवेज प्ली माइनॉरिटी। भैया माइनर हमेशा बोलेगा डिफेंस है उसके पास है डिफेंस है, उसके पास बचाव है अपना, क्या बचाव, मैं हूं क्यों है माइनर के साथ एग्रीमेंट में, आप माइनर के साथ एग्रीमेंट में आए तो गलती आपकी है, नुकसान आपका है, भुगतिए आप। माइनर हमेशा प्ली करेगा माइनॉरिटी, डिफेंस है उसका माइनॉरिटी, वो बचेगा, वो सहारा लेगा माइनॉरिटी का। A minor can always plead minority in defense। हमने डिफेंस में बचाव में क्या बोला, मैं माइनर हूं, मैं तो माइनर हूं, मैं तो माइनर हूं, डिफेंस। Even if by false representation he has entered into any contract of loan or any other contract, rule of estoppel cannot be applied against a minor। इवन कि माइनर ने आपसे झूठ बोला, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, वो माइनर था लेकिन उसने अपने आप को मेजर बना के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा डिफेंस में माइनॉरिटी का सहारा लेगा, वो तो बोलेगा कि मैं तो माइनर हूं, और उसके अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टॉपेल भी नहीं लग सकता। उसने झूठ बोला है कि वो मेजर है, आप रूल ऑफ एस्टॉपेल लगा के नहीं बोल सकते, नहीं तुमने बोला कि तुम मेजर हो तो तुम मेजर हो, तुम मेजर हो। भैया एक माइनर को मेजर कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए माइनर के अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टॉपेल काम नहीं करता, माइनर के अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टॉपेल नहीं लगता, रूल ऑफ एस्टॉपेल नहीं काम करता। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, बेटा हम लोग माइनर को नेसेसरी दिए हैं, एक माइनर है उसको हमने पढ़ने, उसके पेरेंट्स अलाइव नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं था पढ़ाने के लिए, मैंने उसको नेसेसरी दिया, उसको पढ़ने के लिए पैसे दिए, पर्सनली माइनर कभी लायबल नहीं होगा, हम उससे कभी रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन माइनर के पास प्रॉपर्टी आई, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसको मिली जब मेजर हुआ, उसको बेच के हम पैसे मांग सकते हैं। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, in case necessary supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support under section 68। या तो हमने माइनर की सहायता की, उसको नेसेसरी दिया,
ये उस व्यक्ति को दिया जिसको माइनर लायबल टू सपोर्ट था। दादाजी थे, माँ बाप मर गए, दादाजी थे 80 साल के। अब भाई 80 साल के दादाजी को तो यही माइनर ही लीगली बाउंड टू सपोर्ट है। अगर वो बेड पे हो जाए, उनको पैरालिसिस मार दे, उनकी कल मौत हो जाए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइनर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो claim for necessaries supplied to minor is legally enforceable by law। लेकिन माइनर की बेटा कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी या असेट आता है तो वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। आपने माइनर को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको माइनर लीगली बाउंड टू सपोर्ट था नेसेसरी दिया, तो आप नेसेसरी के लिए क्लेम कर सकते हैं कि मेरे इतने पैसे खर्च हुए, मैं आपसे लूंगा। लेकिन ये पर्सनली माइनर कभी लायबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर तो इनकॉम्पिटेंट है। हाँ, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, असेट है, वो बिकेगी तो आपको मिलेगा आपका क्लेम फॉर नेसेसरी। टू रेंडर माइनर एस्टेट लायबल, माइनर का एस्टेट लायबल है, इसके लिए नेसेसरी के लिए इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, आपने जो गुड्स दिया नेसेसरी वो रीजनेबली वास्तव में जरूरी था उसके सपोर्ट के लिए, उसके सब्सिस्टेंस के लिए वास्तव में जरूरी था। उसको पढ़ाई करनी थी, आपने एजुकेशन लोन दिलवाया तो भैया जरूरी था। खाने के लिए नहीं था, आपने खाना दिलाया, जरूरी था। पहनने को कपड़े नहीं थे, आपने दिलाया, जरूरी था। वो बीमार था, आपने इलाज करवाया, जरूरी था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा ये तो नेसेसरी है। लेकिन माइनर कोरोना चल रहा है या ऐसा समय जो माइनर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो मोबाइल या लैपटॉप जिस पे देखेगा क्लास वो भी नेसेसरी हो जाएगा। एग्जामिनेशन में घड़ी पहन के जा रहे हैं, नेसेसरी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी। और माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई, और माइनर के पास सफिशिएंट वो चीज होना नहीं चाहिए, तभी तो नेसेसरी है। पहले से ही आपके पास 10 कपड़े हैं, मैं एक और खरीद दिए तो नेसेसरी थोड़ी है। नहीं, ये कपड़े हम भूखे नंगे घूम रहे हैं, मैंने आपको कपड़ा दिया, वो नेसेसरी था। नेसेसरी मींस दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड। नेसेसरी का मतलब जो एसेंशियली नीडेड है, जो एसेंशियली नीडेड है। हम कॉस्टली आइटम और लग्जरी और अननेसेसरी की बात नहीं कर रहे। अब एक माइनर है, बोल रहा है मैं क्लास जाऊंगा तो रॉयल इनफील्ड से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं रोलेक्स ही पहनूंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं आईफोन लूंगा तो ही जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। तो भाई तू घर में बैठ, ना हम तुमको रॉयल इनफील्ड से भेजेंगे, ना हम तुमको आईफोन खरीदने वाले हैं, ना हम तुमको रोलेक्स पहना के भेजेंगे। तो हाँ, घड़ी चाहिए तो हम चलो खरीद देते सोनाटा फास्ट ट्रैक, लेकिन घड़ी में हम रोलेक्स ही पहनेंगे, ये तो फालतू अननेसेसरी बात है, कॉस्टली और लग्जरी की बात नहीं कर। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है और बेनिफिट उठा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। माइनर आपसे बेनिफिट उठा सकता है, आप से न उठा पाए इसके लिए लॉ बना हुआ है। A minor cannot become a partner in part। एक माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन सारे पार्टनर के कंसेंट से उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट के लिए। एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन with the consent of all the partner he can be admitted into the partnership for taking benefit of partnership। हम 5 पार्टनर हैं, हम माइनर को एडमिट करेंगे, चलो प्रॉफिट शेयरिंग का 2% इस माइनर को भी दे देंगे, तो हम सारे पार्टनर के कंसेंट से बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है।
नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आप नहीं करा सकते। क्यों? माइनर एग्रीमेंट तो एब्सोल्युटली वॉइड है, तो वो काम करने के लिए आप उसको इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं? A minor agreement being absolutely void, there can be no question of specific performance. एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड है, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आपको उसको परफॉर्म करा लीजिएगा। कैसे परफॉर्म कराइएगा वॉइड एग्रीमेंट? नो इंसॉल्वेंसी, माइनर दिवालिया भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इनकेपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो फिर आपने ड्यू पे कर पा रहे हैं सेट से कि नहीं कर पा रहे, इसका क्या सवाल ही नहीं उठता। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट, मान लो बेटा एक माइनर और एक एडल्ट मिलके आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, तो जो एडल्ट पार्टनर है ही विल बी लायबल। माइनर के साथ आपका एग्रीमेंट में जाना बिल्कुल वाहियात, बेकार है, मत जाइए। वाइड एग्रीमेंट है, उसका कुछ नहीं जाएगा, आप लुट जाएंगे। तो इन सच केस adult will be liable to the contract, not the minor. Guarantee or surety, in a contract of guarantee, guarantor when adult extend as surety, अगर adult surety है for a minor, then adult is liable to third party as there is a direct contract between surety and third party. बात ठीक है। एक माइनर है, बैंक में गया लोन लेने, बैंक ने बोला जा श्योरिटी लेके आओ, श्योरिटी कौन है? एडल्ट है, तो यही लायबल होंगे। क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? बोल रहा नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम एग्रीमेंट कर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो शेयर कैसे खरीदेंगे? शेयर खरीदना मतलब कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। तो माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर नहीं हो सकता। टॉर्ट के लिए लायबल है क्या? बोल रहे हाँ, सिविल रॉन्ग करते हैं तो लायबल तो होंगे, और टॉर्ट इज द सिविल रॉन्ग, गलत करना, सिविल रॉन्ग किया है आपने, तो माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज रियलिटी इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिविल रॉन्ग किए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं चीजों को, तो जितना लॉस हुआ तो देना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, इसके आंसर्स भी मैंने लिखवाए हैं। क्वेश्चन देखिए कि माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर एक्स को, मनी लेंडर को, कि वो मेजर है और एक मॉर्गेज डीड 2 लाख का एग्जीक्यूट करता है। बाद में माइनर पे करने से जब मना करता है 2 लाख, तो वो केस करते हैं। बताइए आप लायबिलिटी क्या है? दूसरा, एक फ्रेंच एम्बेसडर है, दिल्ली में रहता है, उसने एक एक्सपेंसिव परफ्यूम खरीदा 60,000 का मिस्टर एम से, परफ्यूम डीलर है। मिस्टर एम अग्री कर रहे हैं कि पैसे दे देंगे, और बिना एडवांस लिए उनको दे दिया उन्होंने परफ्यूम। जब परफ्यूम डिलीवर कर लिए उसके बाद मिस्टर आर बोल रहे हैं कि नहीं पे करेंगे, तो बताइए कि मिस्टर एम के पास क्या रेमेडी है? वो क्या पैसे रिकवर कर सकते हैं फ्रेंच एम्बेसडर्स? मैंने इनके आंसर्स लिखवाए, क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं, मैंने ये लिखवाया है क्लास में आंसर। आप एक बार देखिए क्या आंसर होना चाहिए। तो आप क्या करें, आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप मुझे हाई का मैसेज कीजिए 7291010463 पे, और हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और बाकी अगर आप टॉपर्स से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए कल की क्लास में आज बातें हमने कैपेसिटी की, आज आपको कैपेसिटी कंप्लीट कर लेना है, कल हम फ्री कंसेंट की बातें करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक बने रहें, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। थैंक यू।